अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत सी अहम खबरें हैं। एक तो मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस में जल्द फैसला सुना सकता है, क्योंकि अगस्त के पहले हफ्ते का कहा गया था, तो पहले हफ्ते का आगाज़ हो गया, तो जल्द ही तवक्को की जा रही है। और इमरान खान को शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी जब वो डिफेंड करना पड़े कि उसके अंदर एक जूइश नेशनल है जिसका नाम बैरिश स्निप है। ये चीज़ें वो हैं जो हम अभी देख चुके हैं। ये यूएस की एक वेबसाइट है, जब वहाँ से आप फॉरेन फंडिंग रेज़ करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो आपको रजिस्टर करानी पड़ती है पार्टी, और वहाँ जाएँ तो उनके आगे वो बैरिश स्निप भी नज़र आता है और इंद्रजीत दोसाल भी नज़र आता है। और फिर एक और वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि जिसमें आरिफ नकवी अबराज कैपिटल वाला, जिसके ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं, वो पता चलता है कि उसने मिलियंस ऑफ डॉलर फ़ंड किए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, और एक चैरिटी मैच करवाया। और चैरिटी मैच का पर्पज़ चैरिटी होता है, पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग नहीं होता। इमरान खान को भी पता है, वो चैरिटी रेज़ करते थे शौकत खानम के लिए पूरी दुनिया में, और इमरान खान के ऊपर कभी ये इल्ज़ाम नहीं आया कि चैरिटी उसने शौकत खानम के लिए इकट्ठी की है तो कहीं और पैसा चला गया। लेकिन नकवी साहब ये काम करते रहे हैं, इसी वजह से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और फिर मुबारक नैयान, उसने $2 मिलियन दिया और वो भी पीटीआई में आया, और पीटीआई को इस तरीके से फंडिंग नहीं आ सकती, ये ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में आता है। और इसके ऊपर जैसे ही तफसीलात सामने आई तो पीटीआई को डिफेंड करने के लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ेगी। दूसरा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेयकीनी पैदा हुई, सियासी बेयकीनी ने डॉलर के रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा दिया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड, उसका जो एनुअल बोर्ड है, इन दिनों लीव के ऊपर होता है, समर लीव्स उनकी चलती हैं 3 हफ्ते की। 15 अगस्त तक उनकी लीव्स हैं, उसके बाद वो आएगा, तो 15 से लेकर 24 के दरमियान किसी वक्त उनकी मीटिंग हो सकती है। एक ख़बर छपी एक बैनुल-अक़वामी जरीदे में कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अमरीकी अंडर सेक्रेटरी से बात की है कि जो IMF की बोर्ड मीटिंग है उसको जल्दी करवा दिया जाए। यह आपको शायद बहुत सारे पाकिस्तानियों को पता हो या बहुत सारों के लिए इतला हो कि पाकिस्तान जितनी दफ़ा इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड में बोर्ड मीटिंग के लिए जाता है तो उससे पहले या पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर US ट्रेजरी से जाके मिलता है या पिंडी से वहाँ कोई पैगाम रसानी होती है, और उसके बगैर हम बोर्ड मीटिंग में आम तौर पर आसानी से सेल थ्रू नहीं कर सकते। 17% शेयर होल्डिंग है अमेरिका की, और जो कंडीशनैलिटीज़ हमने एग्री की होती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम 22 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, और 22 में से कम 21 दफ़ा ऐसा 21 प्रोग्रामों में ऐसा हुआ होगा कि जो प्रोग्राम हम तय करते हैं उस पर अमल दरामद नहीं करते। इस दफ़ा भी ऐसा कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ। जो प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एग्री किया था उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि ये बहुत वल्नरेबल हो गए थे। पैसे पहले उड़ा दिए थे, वक्त पे फ़ैसले नहीं किए, IMF के पास गए नहीं। जब पैसा हाथ से निकल गया और डिफ़ॉल्ट वाली स्टेज आ गई तो IMF ने जो कागज़ सामने रखा, हफीज़ शेख ने और बाक़िर रज़ा ने उसके ऊपर कुकी मार के तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल से दुचार कर दिया था। उनमें से कंटिन्यूसली स्लिपेजेस आई, क्योंकि जो कंडीशनैलिटीज़ जो रिफॉर्म्स आपने एग्री की थी वो एग्री जो आप करके उनके बोर्ड पे लेकर गए थे वो आपने अमल दरामद नहीं किया, और जब अमल दरामद नहीं किया तो उन्होंने वो किस्त रोक ली। इस वक्त पोजीशन ये थी कि शौकत तरीन ने उस प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए एक एग्रीमेंट किया कि ये काम हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया। और उल्टा ये कि जब कीमतों में इजाफा होना था बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ने की वजह से, तो इमरान खान ने कहा कि हमने 150 रुपये पे फ़िक्स कर दी हैं। ये पर्सनल चैरिटी नहीं थी इमरान खान की, ये रियासत पाकिस्तान का बजट था जिसमें 640 अरब रुपए की एक फक्की डाल दी गई, और वो 640 अरब रुपए बजट में थे ही नहीं। उन्होंने प्रोग्राम हमारा रोक दिया और कहा कि ये करके आओगे तो करेंगे, नहीं तो घर जाओ, हम नहीं दे रहे। इस वक्त हम वहाँ फंस गए। अब वो मोस्ट ऑफ़ दी कंडीशनैलिटीज़, मैं बड़ा आपको फॉर्मल एक ऑफिशियल वर्जन दे सकता हूँ कि 80-90% कंडीशनैलिटीज़ पाकिस्तान अमल दरामद कर चुका है, अब उसमें रुकावट नहीं है। अब बोर्ड अगर बैठता है तो वो काम थ्रू हो जाएगा, और इसके अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का रोल हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का रोल हो, पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ का रोल हो, इवन इमरान खान किसी से बात करके पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकें, तो उन्हें अपना रोल अदा करना चाहिए। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जनरल बाजवा की ज़ाती प्रॉपर्टी, शहबाज शरीफ की किसी शुगर मिल, किसी इमरान खान के बनी गाला का तज़किरा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं, उसमें जो रोल करता है कोई अदा, उसको वेल डन करना चाहिए। लेकिन आर्मी चीफ़ को ये रोल क्यों अदा करना पड़ रहा है? इमरान खान को क्या पता है कि इसके अंदर 4 साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की नाअहली का कितना बड़ा रोल है? $48.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत छोड़ के गई। $17.4 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट। ये 17.4 कहाँ से आने थे? घर में बैठ के डॉलर छापने थे।
इनके पास ना प्लान था, ना जाते हुए फंडिंग थी। 10 अरब डॉलर स्टेट बैंक के नेट रिजर्व थे, जिसमें से 5 अरब डॉलर फॉरवर्ड स्वैप्स लिए हुए थे कमर्शियल बैंकों से। तो इस सूरत हाल में आप कहें कि वो आर्मी चीफ ने कॉल करके तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ कर दी है, तो कुछ अफसोस का ही मुकाम है। पहले ये बोलें कि दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, आगे चल के सियासत करेंगे। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट सुनाऊंगा कि किस तरह पब्लिकली खड़े होकर तारीफ़ें किया करते थे, और हम लोग कहते थे कि आर्मी को इतना ज़्यादा सियासत के अंदर ना लाएं कि कल आपको लहदा करना मुश्किल हो जाए। नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बना दी थी इमरान खान ने, जनरल बाजवा को उसका रुकन बना दिया था। कहते थे इनकी वजह से इकॉनमी चली है, ये पैसे जो 10 अरब डॉलर का पैकेज मिला जनरल बाजवा की वजह से मिला। और अब ये दिन है कि वो कहते हैं मीर जाफ़र और मीर सादिक है। मैं उसकी तरफ आता हूँ, उनके पुराने बयान सुनाता हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूँ, इलेक्शन कमीशन क्या फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने वाला है? जुल्करनैन हैदर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, क्या अपडेट है? मलिक साहब, कल सुनाया जाएगा ये फैसला सुबह 10 बजे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 नुकड़ी बेंच है, जिसने 21 जून को ये फैसला तवील समातों के बाद महफूज किया था, और बिला आखिर तकरीबन 8 साल के बाद अब ये फैसला आने को है। 8 साल के बाद? जी, 2014 में ये केस दायर हुआ था, तरीके इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस अकबर स्वाबर की जानिब से, और अब तकरीबन ये 8 साल इसको हो चुके हैं। अब ये फैसला सुनाएंगे कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी सरबराही में जो 7 उनके 2 मोअज़्ज़ज़ अरकान है बेंच के। 10 बजे फैसला सुनाया जाएगा। 21 जून को महफूज किया गया था। बार बार सियासी जमातों की जानिब से कहा जा रहा था इस केस का फैसला जल्द सुनाए। तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि बाकी जो 2 सियासी जमातें हैं उनका भी फैसला फंडिंग केस जो चल रहे हैं। फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इसके अंदर जो वो एक बरतानवी अखबार ने खबर शाया की है, जिसके अंदर वुटन क्रिकेट क्लब, जिसमें आरिफ नकवी के ज़रिए मिलियंस ऑफ डॉलर आने का दावा है। इसके अलावा मुबारक नहयान से 2 मिलियन डॉलर आने की खबर है। फिर वो 2, एक जूश नेशनल और एक इंडियन नेशनल की खबर थी। अगर ये सारे लोग उसके अंदर शामिल हुए, जो चीज़ें अभी तक हमारे सामने आई हैं, तो क्या असरात हो सकते हैं इस फैसले के? देखिए मलिक साहब, जो शेख अल नयान मुबारक की जानिब से जो पैसे ट्रांसफर करने की बात है, ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी की हद तक तो है, लेकिन जो सारी प्रोसीडिंग हमने कवर की उसमें सिर्फ वुडन क्रिकेट की जानिब से ये के पैसे ट्रांसफर होने का तस्करा हुआ था, क्योंकि शेख मुबारक अल नयान के हवाले से कोई बात वहाँ पे वकला की जानिब से नहीं की गई थी, खासकर अकबर स्वाबर की जानिब से। उनके जो वकील है उनका ये कहना था कि जो वुडन क्रिकेट है ये केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी है, ये दुबई की कंपनी भी नहीं है, लेकिन दुबई से इन्होंने पैसा तरीके इंसाफ को तकरीबन 22 लाख के करीब डॉलर हैं जो 2 ट्रांजैक्शंस में उन्होंने ट्रांसफर किया था। 2.2 मिलियन डॉलर्स? जी, तकरीबन 22 लाख के करीब डॉलर बनते हैं, पाकिस्तानी रुपयों में कितने बन जाते हैं? कोई ये तो मेरे ख्याल है 1-2 अरब रुपए के करीब पैसे बन जाएंगे सिर्फ यही। लेकिन जो मुबारक नहयान की खबर यह है कि मुबारक नहयान ने अबराज के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र किया, और अबराज ने वहाँ से पीटीआई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है, क्योंकि मुबारक नहयान पाकिस्तान में ये अल्फला बैंक और दूसरी इन्वेस्टमेंट उस वक्त पाकिस्तान में डील कर रहे थे। जी बिल्कुल मलिक साहब, असल में ये वो फैक्ट है कि जो अब सामने आया, जब जजमेंट रिजर्व हुए भी तकरीबन 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका था। ये अगर पहले बात सामने आई होती तो यकीनन इस स्टोरी का हवाला भी उसमें केस में प्रोसीडिंग्स के दौरान दिया जाता। प्रोसीडिंग्स के दौरान ये बात सामने नहीं आई थी। अलबत्ता जो वुडन क्रिकेट के तरफ से पैसे आना है ये आया था। इसके अलावा जो एक रुमिता शेट्टी नामी एक शहरी है, जिनके हवाले से दावा ये किया गया था कि वो भारतीय शहरी हैं। तहम तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि हिंदू कम्युनिटी के ताल्लुक रखने वाले लोग पाकिस्तान में भी हैं, उनके नाम भी ऐसे ही होते हैं, इसलिए सिर्फ नाम के हवाले से किसी को ये तासुर ना दिया जाए कि वो भारतीय है या कोई और है। और जो जीविश के हवाले से भी वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं किया गया था। अकबर स्वाबर के बैरिशनेप, ये उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट बार बार उसका नाम लेते थे। बैरिशनेप ने पैसे दिए हैं, वो क्योंकि यूएस की जो फॉरेन फंडिंग की वेबसाइट है उसके ऊपर भी बैरिशनेप का नाम पड़ा। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन, आपने हमें अपडेट किया। 10 बजे बहुत बड़ा मेक और ब्रेक एक सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ममनुआ फंडिंग करार देता है तो इसके आगे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो उस फंडिंग को फ्रीज़ कर लिया जाए, दूसरा ऑप्शन ये है कि पार्टी को जुर्माना किया जाए, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट को वो बोलें कि आप इस पर क्या कार्रवाई करना चाहेंगे। ये बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। जो आज पैनलिस्ट है मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, पलशा खान, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हमारे साथ हैं। चौधरी सालिक साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। चौधरी शुजात साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं कहूँगा कि बहुत ही एक उनके लिए भी दुख भरा भी दिन होगा और बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी कि उन्हें चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ा। मुनस के हवाले से वो बातें बतानी पड़ी जो इमरान खान अंदर बैठ के पार्टी मीटिंग में कहते थे कि मुनस के ऊपर ये इल्ज़ाम है, मुनस को वज़ीर नहीं बनाऊंगा,
शुजात के बेटे को बना दूंगा। मतलब ये जुमला हमने कुछ 10 सियासी लोगों से मैंने खुद सुना है कि वो इमरान ने कहा है कि मैं मुनस को तो वज़ीर नहीं बनाने वाला, चौधरी शुजात के बेटे को बना दूंगा। क्या कहानियाँ क्या थी, कुछ आज आपकी ज़ुबानी सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने का जी। जहाँ तक ये वजारत का ताल्लुक़ है जी, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब और तारिक बशीर चीमा साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मिलने गए थे इसी मौजू के ऊपर कि क्या वजह है कि वो मोहन सलाई साहब का नाम अनाउंस नहीं कर रहे, क्योंकि PTI ने कमिट किया था कि वो 2 वजारतें देंगे वफाक में। तो इमरान ख़ान साहब ने शुजात साहब को कहा कि जी वो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, नैब में काफ़ी ओपन है, तो लिहाजा आप अपने बेटे को बना लें। जिस पे शुजात साहब ने कहा जी नहीं, हमारी फैमिली का ये फ़ैसला है कि मोहन सलाई ही वज़ीर बनेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे कम से कम केस के बारे में नहीं तो उसका कम से कम टाइटल ही बता दें कि मोनस पे केस है क्या। तो जिस पे खान साहब ने कहा जी मैं आपको इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का नहीं जिक्र किया कभी। और उसके बाद ये तासुर देना जी कि शायद हमारी जो मसले की वजह या फैमिली के अंदर जो रिफ्ट की वजह है वो ये थी, कभी भी नहीं जी, हरगिज़ नहीं। वो 8 महीने गालबन 1 साल वज़ीर रहे, आपने कभी सुना कि मैंने कोई एतराज़ किया हो, कोई बयान दिया हो? कुछ भी नहीं जी। बल्कि मैं तो मतलब बिल्कुल खुश और राज़ी था कि वो वज़ीर बन रहे हैं, लेकिन बयानिए को भी ट्विस्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो वजह बनी। बिल्कुल ऐसी कतन ऐसी बात नहीं है जी। सालेक एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप आज सच कौम को बताइए। एक रात पहले चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात दोनों ने ज़ुबान दी थी PDM की लीडरशिप को कि हम आपका साथ देंगे, और परवेज़ लाई को शहबाज शरीफ ने और जरदारी साहब ने वज़ारत आला ऑफ़र की थी, उन्होंने वज़ारत आला कबूल कर ली थी। अगले रोज़ जब ये बातचीत तय हो के मिठाइयाँ बांट के एक स्टेज के ऊपर जाने वाली थी, तो वो PDM की तरफ जाने की बजाय शहबाज शरीफ और जरदारी साहब से मुलाकात करने की बजाय अचानक से परवेज़ लाई और मुनस बनी गाला गए थे। ये वजह इसकी क्या बनी थी? कौन सी फ़ोन कॉल थी ऐसी मिस्टीरियस कि वो रास्ता दरमियान से बदल के बनी गाला चले गए? जी बिल्कुल, एक रात पहले हम इसी घर में मौजूद थे जी, और हमने उनको होस्ट किया PMLN के डेलीगेशन को। उसमें उनकी सीनियर लीडरशिप 7-8 लोग थे। उन्होंने बरमला ये कहा कि जी हमें नवाज शरीफ साहब की कॉल आई है और हम ऑफिशियली आपको दावत देने आए हैं, आपको कबूल है? हमने कबूल की। अब वहाँ पे मेरे कज़न जो MNA हैं वो भी पाकिस्तान बचाने निकल पड़े हैं, वो भी मौजूद थे, वो भी इस दुआ में शामिल थे। हमने उसके बाद खाना भी खाया जी, और खाने के बाद दुआ खैर भी हुई जी। 10 मिनट की दुआ खैर हुई, उसमें सारी बातें बड़ी स्पेल आउट की गई कि हम आगे आइंदा इकट्ठे चलेंगे। उस दुआ खैर के बाद हम जरदारी साहब की तरफ गए जी, फूल ले के परवेज़ साहब, और उनको जाके शुक्रिया भी अदा किया उनका कि उनकी एफ़र्ट्स थी इसमें बहुत ज़्यादा। उन्होंने कायल किया बहुत सारे लोगों को। शुजात साहब जगह जगह जाते रहे लोगों को कन्विंस करने के लिए, पार्टीज़ को कन्विंस करने के लिए, और परवेज़ साहब के एमा पे जाते रहे जी। कोई ये नहीं था कि परवेज़ साहब उस टाइम कह रहे थे कि जी आप ये ना करें, या उनको कोई हम सरप्राइज़ नहीं दे रहे थे, उन्हीं की वजह से ही थे। और वो सारी मीटिंग्स में ख़ुद भी मौजूद थे परवेज़ लाई साहब भी। उससे अगले दिन भी सुबह जो है जी, जब तहरीक-ए-एतमाद जमा होगी बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, उसके बाद इसहाक़ डार साहब की कॉल भी आई, उन्होंने मुबारकबाद भी दी, परवेज़ साहब ने मुबारकबाद वसूल भी की, सब कुछ ठीक था जी। ये दोपहर 12 बजे और 4 बजे के बीच में कुछ चेंजेस आना शुरू हुई, जिसका हमें ना मुझे बताया गया, ना वालिद साहब को, ना चीमा साहब को, ना ही किसी और को। बस ये कहने लग गए कि जी वो क्या ये बात दुरुस्त है कि परवेज़ साहब को एक कॉल आई थी, परवेज़ साहब को और मुनस को एक कॉल आई थी शहर बाहर से, और वो दूसरे शहर की फ़ोन कॉल के बाद वो बनी गाला की तरफ रवाना हो गए? क्या ये बात सही है? जी वो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि MS की कॉल आई है और हम बनी गाला जा रहे हैं, जिस पे चौधरी शुजात साहब ने उनसे पूछा कि अब क्या लेने जाना है, तो उन्होंने कहा जी मगरू लान जा रहे हैं। मोहन साहब ने कहा जो मशवरा आप होगा वहाँ पे, या जो बात होगी वो आके आपसे हम मशवरा करेंगे। और हम यहाँ इसी कमरे में बैठे हुए थे जी, हमारे सामने वो गए हैं, लेकिन वो घर पहुँचने से पहले हर चीज़ वो डन करके आ गए। तो वो जो शुजात साहब ने कमिटमेंट्स की हुई, घर से जाते हुए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मगरो लान चल रहे हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि मगरो लान चल रहे हैं। जी जी, कोट अनकोट जी।
और मगरोलान चले की बजाय वो तो जप्पी डाल के बैठ गए। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि वो फ़ोन कॉल किसकी थी जिसके बाद ये फैसला बना? जी बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना जी, अगर कोई फ़ोन कॉल आई होती तो वो वहाँ जाने से पहले बता के जाते हैं ना कि जी हमें यहाँ से कॉल आई है तो शायद चीज़ें यहाँ हालात बदल जाएँ। ऐसी कोई हमारे सामने तो नहीं डिस्कस किया गया कि हमें कोई कॉल आई है। अब तरह तरह के इल्ज़ामात वो लगा लें जी, जो तैनात है, उनकी दोस्ती थी, उनके ज़रिए कोई पैगाम रसानी हुई थी। ये एक कहा जाता है कि रिटायर्ड एक जनरल थे, उनके ज़रिए पैगाम कन्वे हुआ परवेज़ साहब को और मुनस को, उसके बाद फैसला बदला। आपने भी सुना होगा उनका नाम। लेकिन नहीं, हमारे उन्होंने हमें आके बिल्कुल जी ना जाने से पहले कोई इस बारे में जिक्र किया जी, वरना तो हम एक ही जगह बैठे हुए थे जी। उस दिन जो सुबह होता रहा, कम से कम हम वो जाने से पहले हमें अकेले बैठा के बता देते कि जी फलानी कॉल आ गई, अब हमने अपना प्लान चेंज कर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कह के जाते ना जी। अब फास्ट फॉरवर्ड कर लें, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें। आपकी जो सूबाई पार्लिमानी कमेटी है लाहौर में, उन्होंने चौधरी शुजात को कहा प्रेसिडेंट ही नहीं रहे, कहानी ख़त्म जी। वो तो पार्टी का प्रेसिडेंट सुना था हमने, बड़ा पावरफुल होता है। तो अब लीगली कहाँ स्टैंड करते हैं? चौधरी शुजात PML काफ के सरबराह हैं इस वक्त, या चौधरी परवेज़ लाई उस पार्टी को टेक ओवर कर सकते हैं? क्या पोजीशन है? एज़ ऑफ टुडे तो जी चौधरी शुजात साहब ही हैं। मैं आपको एक पहले भी मिसाल दी थी, आपको भी दे देता हूँ जी। वो इसी तरह ही है कि PTI बलूचिस्तान एक मीटिंग कॉल करे और मीटिंग के बाद एलामिया जारी कर दे कि इमरान खान साहब जो है वो हमारे चेयरमैन नहीं हैं। तो इसकी वही है जी हैसियत। अब देखें ना, एक तो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी साहब ये फैसला कर रहे हैं, आप पार्लिमानी पार्टी का सदर है वो जारी कर सकते हैं चौधरी शुजात? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अब अदालतों ने उसका भी मायने थोड़ा चेंज कर दिए हैं जी, कि सदर की बात मानी जाएगी या पार्लिमानी पार्टी की मानी जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह जी मैं अभी भी समझता हूँ, आज बहुत लोग आए हुए थे जी, हमारे KPK के सदर आए हुए थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी आए हुए थे, वहाँ से सिंध के प्रेसिडेंट आए हुए थे जी, बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए थे। ओहदेदार जो हैं जी वो सब चौधरी शुजात साहब के साथ अपनी यकजहती शो करने के लिए जी। तो मैं समझता हूँ कि जी जो हटाना है तो हटा दें जी, ज़रूर सियासत करें, पार्टी टेक ओवर कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया जी वो बहुत गलत है कि हम उनको हटाना इसलिए लगे हैं क्योंकि उनका जो जहन है वो शायद जो है वो नहीं प्रॉपरली जो है वो फंक्शन कर रहा। ये बड़ा ही बेहुदा किस्म का इल्ज़ाम है। मुझे सिर्फ इस चीज़ का दुख है जी। पार्टी चाहिए ले लें, पॉलिटिक्स करें, जो मर्जी करें, लेकिन पहले इन्होंने पर्सनल इल्ज़ाम लगाए जी डॉलरों के। अब जो है वो वालिद साहब के ऊपर लगा रहे हैं इल्ज़ाम। मैं कह दूं बात, क्योंकि चौधरी शुजात साहब से मैं मिलता रहता हूँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि वो बीमार हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन ज़हनी तौर पे वो तवाना है, वो उनकी हिस्से मिजाज भी अभी कायम है। उनको आप खैरियत दरियाफ्त करने जाएँ तो आपको बिल्कुल ऐसे वो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर आपको वैसे ही चाको चौबंद अभी भी वो नज़र आते हैं। ये नहीं है कि उनको ज़हनी तौर पर कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिल्कुल झूठी बात है। उनकी इज़्ज़त के खिलाफ कोई बात नहीं कहनी चाहिए। ऑनरेबल आदमी है, सियासत में उन्होंने रवादारी को। मलिक साहब एक बात ऐड करना चाहूँगा जी 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 एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जी। 4 महीने 3.5-4 महीने पुरानी बात है जब चौधरी शुजात साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ सबसे राब्ते में थे, जाके मिल रहे थे परवेज़ लाई साहब की वजारत आला के लिए। उस टाइम उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक था, आज उसको ख़राब कर दिया। नहीं, कहना ही नहीं चाहिए, ये अफसोसनाक बात है, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चौधरी शुजात पार्टी के सरबराह हैं काफ लीग के, तो क्या चौधरी परवेज़ अब कोई PML पे ग्रुप बनाएंगे या क्या करेंगे? क्योंकि लीगली तो प्रेसिडेंट चौधरी शुजात हैं, तो आप क्या करेंगे? वो दूसरा फैक्शन बनाएंगे? कोई आइडिया नहीं जी, मेरा कोई राब्ता नहीं जी उनसे, इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता कि वो, उन्होंने तो अपना बता दिया वो चाहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब को रिमूव किया जाए, उनका तो ये फैसला। क्या वो रिमूव कर सकते हैं लॉफुली, या आप अदालत में जाएंगे, क्या करेंगे? मेरा ख्याल है जी हमें चौधरी शुजात साहब तो यही कह रहे हैं कि जी वो ख़ुद भी इस बात पे बड़ा सरप्राइज़ हुए हैं कि कहते हैं ठीक है, मतलब वो जो कर सकते हैं वो कर लें, हम अपने तौर पे भी ट्राई कर लेंगे जी, बाकी देखते हैं किस तरफ। अदालत जाएंगे आप लोग, क्या हाई कोर्ट जाएंगे? मेरा ख्याल है कुछ अभी फैसला नहीं किया इस बारे में जी, ख़ास मशवरा करेंगे जी इंशाल्लाह। ऑल राइट, चौधरी सालिक हुसैन PML काफ से हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से बिल्कुल बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन कल मुमकिना तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाएगा। 8 साल से ये केस इलेक्शन कमीशन के पास है और 8 साल से इसका फैसला नहीं होने दिया गया ड्यू टू सेवरल रीजंस। हो सकता है कि उसके अंदर से बहुत बड़ा हाथी ना बरामद हो और ये भी मुमकिन है कि उसके अंदर से फ्यू मिलियन डॉलर्स की ममनुआ फंडिंग निकल आए, क्योंकि जो आरिफ नकवी साहब हैं, आरिफ नकवी साहब ज़ेरे हिरासत हैं और उनके ऊपर चार्ज यही है कि वो मनी लॉन्डर कर रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग बैन अवी सतह पर कत्ल से बड़ा जुर्म जाना जाता है और उसकी माफ़ी भी कोई नहीं है। और इमरान खान अपने पोलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाते थे 2014 से लेकर आज तक कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लेकिन आरिफ नकवी की दफ़ा क्योंकि बराह रास्त ये मामला आ गया कि उसने PTI को फ़ंड किया है, मुबारक नयान से भी पैसे लेकर वो वास्ता आरिफ नकवी पाकिस्तान आए हैं, जो एक ममनुआ तरीका है, इसके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। तो अब वो कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग बैड ऑप्शन नहीं है। सुनिए इमरान खान के मुख्तलिफ बयानात। मनी लॉन्ड्रिंग, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं होता मनी लॉन्ड्रिंग से, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। एक पाकिस्तानी का नाम आया मनी लॉन्ड्रिंग में जो गिरफ़्तार है और अमेरिका और यूरोप में उसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, तो पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा था कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी। जो चीज़ इमरान खान को सूट करे वो थोड़ी सी बुराई भी अच्छी है और अगर सूट ना करे तो बहुत बड़ी अच्छाई भी बुराई है। ये एक नेगेटिव फैक्टर है जिसको इमरान खान को एड्रेस करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अगर आया हो और PTI के अकाउंट्स में गया हो, मैं अभी एजम्पशन के ऊपर कह रहा हूँ, तो फिर कल सुबह अगर हिसाब में ये चीज़ निकल आई, उस फैसले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसे फ़ंड्स आए हैं, तो उसकी लीगल इम्प्लिकेशन का सामना करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीगली तैयार रहना चाहिए। पलविशा खान, क्या इसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? एक तो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे बहुत एम्बेरसमेंट होगी, लेकिन लीगल इम्प्लिकेशंस पार्टी के लिए भी हो सकती हैं। कोई एम्बेरसमेंट इन्हें नहीं होगी, क्योंकि एम्बेरसमेंट ना है, किस बला का नाम है वो इनको नहीं है। लेकिन ये सब इनका जो अपना कहा है इनके सामने आ रहा है और जो बिला वजह की इल्ज़ाम तराशियाँ इन्होंने लोगों पर की हैं और लोगों की इज़्ज़तें उछाली हैं। अब बात यह है कि इन्होंने कल इसी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कराई। इनके सेनेटर ने आज खड़े होकर ऐवान में कहा कि इलेक्शन कमिश्नर 2 नंबर आदमी, जो फिर बाद में हज़फ करवाए गए अल्फाज। तो ये सब इसलिए था कि इन्हें इल्म था कि ये फ़ैसला आने वाला है, इसीलिए बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब बात यह है कि अगर आज इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर दें कि अगले 10 साल जो है इनकी सदाकत और अमानत से मुतासिर होकर ये फ़ैसला जो है महफूज रखेंगे, तो आप देखें कल से उनकी कैसे बल्ले बल्ले होती है। दूसरी बात यह है कि अब ये जो नया केस है इस पर भी आइए ना, इन दोनों को साथ साथ रखना पड़ेगा। खान साहब कहते थे कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये बात उनकी जो है सबको याद होगी जितनी दफ़ा उन्होंने रिपीट की है। और हमें इम्पोर्टेड हुकूमत कहते थे, जो साइफ़र आया और साइफ़र में पता नहीं क्या था। लेकिन ये बताइए, जो लंच आपने खाया, जो लंच इब्राज के थ्रू आपने खाया, तो उस लंच के एवज आपने क्या दिया? क्योंकि ये आप ही का फॉर्मूला है कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आपने भी आखिर कुछ दिया। क्यों किसी एक मुल्क का हुक्मरान इस तरीके से किसी पार्टी को पैसे देगा? और अगर उसने दिए तो क्या वो चैरिटी के लिए थे जो आपने फिर अपनी सियासी जमात में इस्तेमाल UAE का मिनिस्टर जो पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस, अल्फला बैंक और दीगर को वो ओन करता था, उसके जरिए $2 मिलियन। अच्छा, उसके अलावा एक क्या ये इत्तफाक था महज कि सीपेक का बट्ठा बैठ गया? इसमें तो कोई दो राय नहीं। जिस स्पीड पे सीपेक पीपल्स पार्टी ने नून को हैंड ओवर किया और जिस वक्त वो गए, उसमें और आज में आप फ़र्क देख लीजिए। चीन से आपके ताल्लुकात तबाह हो गए और इम्पोर्टेड हुकूमत हम हैं। अंदाज़ा कीजिए आप डिसीविंग का, जिस एक दजाली किस्म का फितना फैला हुआ है कि इम्पोर्टेड हुकूमत आप हैं। आप देखिए कि किस किस्म के इल्ज़ामात खुद क्या करते रहे हैं और इल्ज़ामात किस पे लगा रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने इस मुमकिना पॉसिबली इस एंटिसिपेशन करते हुए पलविशा, उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल भी दे दिया। ज़रा वो दिखाइएगा इमरान खान ने कल क्या क्या, क्योंकि अगर फैसला आना है कल तो प्रोटेस्ट भी तो होना चाहिए ना। दिखाएं जी ज़रा। ने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिज़ाइन करें, क्योंकि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। अज़मा बुखारी PMLN से हमारे साथ है। अज़मा, आप क्या कहेंगी? मामला तनाव की तरफ भी जा सकते हैं, लीगल इम्प्लिकेशन भी आएगी, इसका कोर्ट में रेफरेंस भी जा सकता है, बहुत सारे मुज़मिरात हैं, इसके फैसले के ऊपर मुनसर होगा। शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो ये फैसला करना होगा कि क्या
तनाव से बच के, क्या बदज़बानी से, गालियों से बच के हमेशा की तरह इसको फिर कोई एक सेफ एग्ज़िट देना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा गाली देता है। और क्या जो है वो अपनी पगड़ियाँ उछालने से बचने के लिए जो है वो इसके हक में कर दिया जाए, पूरा कानून जो है पाकिस्तान के कवानीन हो या इंटरनेशनल कवानीन हो वो इसके सामने जो है वो झुक जाएं क्योंकि ये लाडला है। तो आई एम सॉरी, ऐसे नहीं हो सकता और ऐसे नहीं होना चाहिए। अब तक तो जो हो गया सो हो गया। मान लिया 300 कनाल के फेक एनओसी के ऊपर बना हुआ घर, उसके बावजूद आपने उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। मान लिया कि बहुत सारे जाती इनके इश्यूज होने के बावजूद ये सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए। मान लिया कि आपने इनकी ज़कात और खराज चोरी खाने के बावजूद उस केस को जो है वो आज तक नहीं देखा गया जिसने बाबा ऑफशोर कंपनी ने पहली कंपनी बनाई थी। मान लिया कि जो है मुल्क के वसीतर मफाद में जो है वो इसके लिए हर चीज़ जो है वो हलाल कर देगी, लेकिन आखिर कब तक? पहला सवाल है कब तक। और ये इतना सिंपल केस नहीं है जैसे आपने, मलिक साहब आपकी मेहरबानी है कि आपने कहा कि जो है वो आप प्रिजम्पशंस ले रहे हैं। प्रिजम्पशंस नहीं है, आपने तहकीकाती रिपोर्ट यकीनन पढ़ी होगी जो ECP की आई थी, जिसको रोकने की बहुत कोशिश की गई थी, जिसको क्लासिफाई कराने के लिए भी 3 दफ़ा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और कहा कि इसको जो है वो सामने ना लाया जाए, जिसमें अपने 11 लोग, जिसमें असद कैसर शामिल हैं, जिसमें महमूद रशीद शामिल हैं, जिसमें बेचारे 1-2 दुनिया में से चले गए वो लोग भी शामिल हैं, जिसमें इन लोगों को कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, ये इन्होंने खुद ही फंडिंग कर ली, उनको लपेट दिया कि जी इनके ऊपर कुछ करना हो तो कर देना, मुझे बचा लेना। तो ये और फिर ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के कवानीन बहुत क्लियर हैं इस हवाले से। आप किसी भी फॉरेन नेशनल से, किसी फॉरेन कंपनी से आप फंड नहीं ले सकते, और वो फंड जो है वो अगर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की आप तो वकील भी हैं, आप वकील भी हैं, यहाँ एक मिनिस्टर दूसरे मुल्क का जिक्र हो रहा है, तो दूसरी गवर्नमेंट के किसी वजीर से अगर पैसा $2 मिलियन की ट्रांजैक्शन साबित हुई हो, चाहे वो रास्ता उसका आरिफ नकवी हो, अबराज हो, वूटन क्लब हो, लेकिन अगर वो पैसा मुबारक नयान का है जो UAE का वजीर था, जिसकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी थी, तो उसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? पाकिस्तान का आइन कानून क्या कहता है इसके ऊपर? जी बड़ी क्लियर है जी इसकी। वो एक फॉरेन नेशनल है और फॉरेन नेशनल एक पेनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। और ये जो वूटन क्लब है, इसकी मुदस्सर नज़र साहब जो है, उनका कल परसों अगर आपने देखा हो, उन्होंने बताया है कि वो वूटन क्लब शलब नहीं था, वो कुछ और था, वहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ थी। और ये जो है ये कतई तौर पर ना चैरिटी का पैसा था, और अगर चैरिटी का पैसा था तो ये शौकत खान के लिए रेज हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था। हमारे यहाँ फॉरेन फंडिंग का बड़ा टेढ़ा सा केस है जहाँ पर आरिफ नकवी पे भी इल्ज़ाम है, कोई बैरी स्निप भी है, कोई इंदरजीत भी है, और UAE की हुकूमत के एक वजीर मुबारक नयान का नाम भी आता है। क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर इलेक्शन कमीशन कल मुमकिन तौर पर ये फैसला जारी करता है? मलिक साहब, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये एक फॉरेन फंडिंग है और एक बाहर से पैसा आना है। सपोज शहादत अवान जब मैडम पलवश है वहां से पैसा भेजती है तो वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। फॉरेन फंडिंग वो है कि जो पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है, वो कोई किसी किस्म का आपको पे फंड करता है, वो है फॉरेन फंडिंग। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ममनुआ है, वो जो है मतलब एक ऑफेंस है। अदरवाइज भी तो अब इसमें देखें कि इसमें इंडियन आदमी से भी पैसे लिए गए हैं, और उसके अलावा जो है यहाँ पे मेरे ख्याल में किसी और कंट्री का मैं क्या नाम लूँ, वहां से भी आरिफ नकवी साहब की जहाँ तक बात है साहब, उसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये आप देखें कि उन्होंने एक जो है वो वोटन पे उन्होंने मैच करा के वहाँ पे चैरिटी इकट्ठी करके वहाँ से लोगों से, डेफिनेटली वहाँ पे जो लोग आए दे वर फॉरेनर, उनसे फंड कलेक्ट करके आरिफ नकवी तो एक आपका वाया मीडिया था, वो आपका एक आलाकार था। असल तो एक्चुअली फंडिंग जो इकट्ठी की गई है वो भी फॉरेन फंडिंग थी और वो पाकिस्तान ट्रांसमिट की गई है थ्रू आरिफ नकवी। तो उस लिहाज से भी जो वो गैर कानूनी तौर पे है कि उसके ऊपर पार्टी जो है वो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, ये पार्टी खत्म हो सकती है और वो ममनुआ फंडिंग है। सर ये डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमिशन तो नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन तो फंड की फ्रीज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा जी, वो तो देखे बाद ये होगा कि इलेक्शन कमीशन तो रिकमेंडेशन करेगा, डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इलेक्शन कमीशन। क्या आप हुकूमत के बिहाफ के ऊपर शहादत अवान साहब बता सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसी फाइंडिंग्स मिलती हैं फॉरेन फंडिंग की, तो हुकूमत का ऐसा इरादा है कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करे? देखें, मैं आपको पहली बात तो ये बात बताऊं कि किस हुकूमत का काम ये है कि कहीं से भी कोई फाइंडिंग्स आती है
तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत उसके ऊपर आंख बंद करके नहीं बैठेगी और इस किस्म की ये इरादे की बात या पोलिटिकल समझे राइवलरी की बात, अपोजिशन की बात नहीं होगी। एक अगर आईनी अदारा कोई फंडिंग देगा तो डेफिनेटली हुकूमत उसके ऊपर एक्ट अपॉन करेगी। शहादत अवान साहब बहुत शुक्रिया। आज़मा दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। आपकी पार्टी का अगर इलेक्शन कमीशन ने वाकई ये फाइंडिंग दे दी कि ये ममनुआ फंडिंग है तो क्या आप फिर रेफरेंस फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? जी क्यों नहीं, और क्यों नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि क्या, जैसे मैंने पहले बात के शुरू में कहा था कि जब ये बात डॉक्यूमेंट से साबित हो जाए और फाइनेंशियल टाइम्स के जो रिपोर्टर हैं साइमन, वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें जो है वो उनके पास मौजूद है, और फिर ये जो थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग है, ये जो थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग जिस पैसे को नकवी साहब ने जो है इमरान खान को भेजा वो पाक है, बाकी जो वो सारा कुछ करते रहे वो मनी लॉन्ड्रिंग है। ऐसे नहीं हो सकता। और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल इमरान खान के खिलाफ भी, उसकी पार्टी के खिलाफ भी जो है वो जो भी इकदाम, अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद अपने फैसले में जो है वो उसका जिक्र कर दे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन फौरन से पहले होना चाहिए। और जो वफाकी हुकूमत के प्रीव्यू में आता है जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के हवाले से है, जिसको FIA ने, वजारत दाखिला ने देखना होता है, उसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट को जो है एज ए गवर्नमेंट बिल्कुल उसके ऊपर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। पलवशा, ये सियासी एतबार से भी बहुत बड़ा झटका है। इसको डिपेंड करता है कि आप लोग देखते कैसे हैं और इलेक्शन कमीशन अपनी फाइंडिंग्स में क्या चीज़ें सामने लाता है। वो जो इल्ज़ाम था 2014 से कि जरदारी करता है मनी लॉन्ड्रिंग, शहबाज शरीफ करता है मनी लॉन्ड्रिंग, तो अब अगर कमीशन ने ये कह दिया और डॉक्यूमेंटेड हुआ, स्टेट बैंक की स्टेटमेंट साथ लगी हुई, तो फिर एक नया मैच तो पड़ जाएगा। ये तो अजीबोगरीब सूरत हाल नज़र आ रही है मुझे। देखिए, मैच तो पड़ जाएगा, लेकिन बात यह है कि उस मैच के को ये किस तरह इस्तेमाल करेंगी। उस मैच को पाकिस्तान में मज़ीद जो है तबाही और बर्बादी फैलाने के लिए और लोगों को पोलराइज करने के लिए, और जो रुपए की कीमत मुस्तहकम हो रही है या जो पेट्रोल और उसकी वजह से हमें थोड़ा सा वो मिलेगा, उसको ये तबाह बर्बादी के रास्ते पे डालने के लिए ज़रूर इस्तेमाल। ये मैं आपको लिख के देती हूँ। ये कल से स्टेट बैंक के ख़िलाफ़ भी शुरू हो जाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन को गद्दार कहेंगे, ये उन तमाम आपको भी कहेंगे जो इस मामले को उठाएगा, उनके लिए ये अपने जो इनके तरीके वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बात आपने बिल्कुल सही की कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम ये लगाता था शख्स हर एक पे। जरदारी साहब ने की, शहबाज शरीफ ने की, मियां नवाज शरीफ ने की बात, और यहाँ सिर्फ नहीं, इंटरनेशनल फोरम्स पे लगाता था। आपको याद होगा इमरान खान साहब इंटरनेशनल फोरम से जाके कहते थे कि पाकिस्तान का मसला करप्शन, चीन जाके कहा, अमेरिका जाके कहा, न सिर्फ ये, इसे दो हाथ आगे भी गए, आपके इदारों पर भी इन्होंने वहाँ सवालात उठाए जब अमेरिका के दौरे पे तशरीफ़ ले गए थे। ऐसी कोई दुनिया की ऐसा मुल्क नहीं जहाँ ये गए और उन्होंने ये राग ना ला पाओ। लेकिन बात यह है कि तो मदीना की रियासत बन रही थी। हैरत मुझे ये है कि मदीना की रियासत बन रही थी जिसमें हैरी, बैरी, इंद्रजीत, फलाना जीत, ये तो यानी कि हर एक को ठग कर, ये जिसमें राम राम जपना यहूदी का माल अपना, राम राम जपना भारतीय का माल अपना, राम राम जपना अरबियों का माल अपना, खुदा का नाम है। ये मदीना की रियासत बनने की ईंटें थी जो आप लगा रहे थे, और आपने पूरे पाकिस्तान को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर मजहब का बदतरीन इस्तेमाल किया, जो ज़ियाउल हक ने नहीं किया, शायद इस तरह नहीं किया, वो इन्होंने किया और अभी भी करेंगे। अभी भी आपको बताएंगे राह हक कौन सी है जहां इंद्रजीत का माल जाता हो, राह हक कौन सी है जहां बैरी स्नैप से माल आता हो, वो राह हक है। आप और दूसरे जहां चल रहे हैं, आप लोग क्या हैं, आप कौन हैं? आपको तो इस्लाम के दायरे से खारिज करते हैं, वो बताते हैं आप शिर्क कर रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए कि किस हद तक ये जो है फसाद इस मुल्क में फैलाने का जो है इरादा है। और मैं समझती हूँ अब कल के बाद ये अल्लाह करे इनकी कोशिश नाकाम हो, लेकिन इनकी पूरी कोशिश होगी कि इस मुल्क में मजीद फसाद और फितना फैले। अच्छा, इंटरनेशनली अभी इन्होंने एक चीज़ की तरफ इशारा किया, उस पर भी अपडेट कर दें। जी जी, आप बताइए अज़मा, बताइए। जी, मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ कि इमरान खान का आज तक एहतसाब ही तो नहीं हुआ है। उनको पहले चूँकि नवाज शरीफ साहब को हटा के मुल्क के वसीतर मफाद और मुल्क की तरक्की के लिए उनको लाने आगा ज़रूरी था। इमरान खान प्रोजेक्ट चूँकि बन चुका था तो वो उसको लाया गया। इमरान खान की तो अभी शौकत खानम की जो पहली ऑफशोर कंपनी, जैसे मैंने बात शुरू की थी, ख्वाजा आसिफ साहब का उस पर केस भी मौजूद है, वो आज तक टेकअप नहीं हुआ। इमरान खान ने चैरिटी के नाम पर इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, और मुझे हैरत यह है कि पढ़े लिखे बाशऊर लोग जो हैं
है वो इमरान खान अगर कह देना कि मैं बाथरूम में नहा रहा था, मैं गीला हो गया, वहां पे औरतें रोना शुरू कर देंगी, मर्द जो है वो बेचारे हलकान हो जाएंगे, बेहोश हो के गिर रहे होंगे, इमरान खान साहब ने ये कह दिया, वो गीले हो जाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल शायद दिमागी तौर पर लोग माउफ हो चुके हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि जो आदमी ज़कात और खैरात खाने का आदी हो, जिसकी अपनी पीछे एक बैकग्राउंड है, जिसके अंदर उनकी जो जाती जिंदगी के मसाइल हैं, जुआ खेलने के मसाइल हैं, जो बाकी चीजें हैं, उसके बाद आज वो कब्र के सवाल हमें बताते हैं कि कब्र में हमसे सवाल क्या होगा। वो हमें बताते हैं कि इमरान खान के पीछे लगेंगे तो हम जो है जन्नती हैं, बाकी हम सारे शिर्क कर रहे हैं। वो हमें ये बताते हैं कि इमरान खान कहता है कि मेरा पैगाम लेके जाओ, जैसे पैगंबर पैगाम लेके जाए, पैगंबरों का पैगाम लेके जाते थे। इसके बाद कुछ और सुनने के लिए रह गया है। और ये हैरत की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग ये चीज बाय करते हैं। अब मेरा सवाल, मैं बहुत तल्ख बात करने लगी हूं, मेरा सवाल आपकी बरादरी से भी है। आपकी बरादरी के बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, जो आजकल जिनको इमरान खान की मोहब्बत में फरेफ्ता हैं, वो उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, इन्वेस्टिगेशंस की हुई हैं, जिन्होंने इसके ऊपर स्टडीज की हुई हैं। अब वो बैठ के कैसे बताएंगे कि इमरान खान को अगर यहूदियों से और भारतीयों से अगर पैसे आए तो वो हलाल होते हैं, वो बिल्कुल रियासत मदीना की ऐन जो असूलों हैं उनके मुताबिक है। इमरान खान का एहतसाब ही तो नहीं हुआ है, इमरान खान के साथियों का एहतसाब ही तो नहीं हुआ है। और एहतसाब अगर इलेक्शन कमीशन अल्लाह करे कल पाकिस्तान की तारीख में वो दिन आए जब सियासी जमातें बाकी सारी अपना अपना एहतसाब देती हैं, हर दौर में देती रही हैं, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, PMLN हो, बाकी पार्टियां हो, सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वो लाडला है कि तमाम तर बुराइयां, तमाम तर खराबियां, तमाम तर गंद के बावजूद इस आदमी का ना एहतसाब हुआ है और ना उसका कोई एहतसाब मानने के लिए तैयार है। मैं अब अपनी उन माओ बहनों से पूछना चाहती हूं जिनको बहुत जो है वो रोना आता है इमरान खान की शक्ल देख के। वो एक डायरी लेके निकल आया, अब उस डायरी के अंदर अगर उसने हीरो के हिसाब रखे हुए थे, अगर डायरी के अंदर उसने अपने अपने जो है वो माफियाज को कितने कितने अरब रुपए बांटे थे और कितने कितने पैसे वहां से जो है वो वापस आते रहे, अगर उसका हिसाब लिखा हुआ था, डायरी इनको नजर आ रही है, डायरी के अंदर जो हिसाब है वो उनको नजर ही नहीं आ रहे, तो फिर उसके बाद बंदा इस कौम के और जो इसको फॉलो करते हैं, जो कल्ट फॉलोइंग जिसको मैं कहती हूं, उसके ऊपर रोया ही जा सकता है इज्तिमाई तौर पर। जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें उनका राइट है, उसके ऊपर इतराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन एक थोड़ा सा अपडेट कर दें, अभी पलूषा ने इंटरनेशनल ऑयल प्राइस तो होना था, एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज पाकिस्तान के लिए हो सकती है। यूरोप में रिसेशन की खबर चल रही है और अमेरिका में रिसेशन की खबर चल रही है, उससे इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट ब्रेंट की प्राइसेस हैं वो $100 से नीचे आ गई हैं आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, 99 पॉइंट कुछ पे चल रही हैं। आज डॉलर के मुकाबले में रुपया भी मुस्तहकम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक ख़बर जानबूझ के पिछले हफ्ते फैलाई गई थी और कुछ हमारे दुश्मनों ने और कुछ नाहल हमारे दोस्तों ने उसमें रोल अदा किया था कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डिफ़ॉल्ट फॉरेन डेट ऑब्लिगेशन पे। तो $40 मिलियन की स्कूप की पेमेंट थी, वो भी आज हो गई है, डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। तो वो जो लोग अफवाहें फैला रहे थे, अब कुछ शर्म करें और इस मुल्क को संभल जाने दें। तो अल्लाह पाक रहम फरमाए। 15, 16, 17 किसी डेट में अगर IMF की बोर्ड डेट की मीटिंग आ गई तो रुपया भी संभल जाएगा, पाकिस्तान संभलेगा इंशाल्लाह, कुछ होगा नहीं। सियासी बहरान से हमें निकलना है पलवशा, और ये सियासी बहरान मुझे लगता नहीं है सुकून से टलने वाला है, ये भी चलेगा। देखिए, एक बात होती है कि आप अपनी लड़ाइयाँ जो हैं वो लीगली लड़ें, आप अपनी लड़ाइयाँ कोर्टों में लड़ें। सबके साथ ऐसा हुआ है, कोई पहली दफ़ा नहीं है कि कोई एक शख्स जो है वो सामने आए। सब हम लोगों ने तो बहुत चीज़ें जो हैं देखी हैं, अनफेयर, अननेसेसरी। इस मुल्क में जो सियासत में आता है उसको पता है कि उसको शायद जेल भी जाना पड़े, बेगुनाह भी अंदर रहना पड़े, बहुत सी जो है तकालीफ और मजालिम भी सहने पड़े, लेकिन आप मुल्क को तबाह बर्बाद करने तो नहीं निकलते ना। अभी तक मैं समझती हूँ कि अगर कोई इनके ख़िलाफ़ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है इमरान खान के ख़िलाफ़ तो नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 6 वाली बात भी मेरे दिल को नहीं लगती थी कि डिक्टेटरों से पहले किसी सिविलियन पे लगाएं, लेकिन अगर ये सब बातें सच हैं तो आप किस मुंह से दूसरों पर इल्ज़ाम? आपने एक पूरी नस्ल को जो है उसके अंदर जहर भर दिया, आपने सिर्फ झूठ भर भर के, सिर्फ इल्ज़ामात की बेसिस पे। और आप चलते हैं हमें रियासत मदीना का दर्स देने। क्या इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना आपको रियासत मदीना वालों ने सिखाए थे? क्या लोगों के नाम रखना, क्या लोगों की जो है उनके अगर वो डॉक्यूमेंटेड हुई ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो उसने ब्रिटिश पेपर ने छापी हैं, अगर वो वेल डॉक्यूमेंटेड हुई, मुबारकन नहयान की, वूटन की और इसी तरह बैरी स्निप्स की और वो वाली,
तो वो डिफेंड नहीं आप उसको कर सकते। तो आप लोगों की तरह वो लिफाफा उसने भी शायद ले लिया हो, वो यही हो सकता है ना कि साइमन क्लार्क भी लिफाफा पता चल जाएगा, फाइनेंशियल टाइम्स भी लिफाफा लेती है, अब तो यही होगा। सुबह पता चल जाएगा। नहीं सुबह कुछ भी पता सारे लिफाफे लेते हैं जो इमरान खान के खिलाफ जब सच बोले फसाद गए। हाँ अजमा, लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं इसके ऊपर सरप्राइज हूँ कि इमरान खान की जमात इस पे खामोश क्यों है। अगर मुबारक नयान से और आरिफ नकवी से पैसा आया हुआ है और वो कल इस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में सामने आ जाता है तो ये शर्मिंदगी वाला मुकाम होगा, ये कोई खुशी वाली बात नहीं होगी जिसको वो डिफेंड कर सकेंगे। तो वो क्या करेंगे? वो फसाद फैलाएंगे और वो करेंगे। मलिक साहब रेस्ट श्योर वो करेंगे, वो बड़ा कुछ करके दिखाएंगे, आप देखिएगा। वो गालियां देंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को जो है वो गंदा चोर डाकू साबित करेंगे, लेकिन ये कि अपना ना जवाब देंगे, ना उनको जरूरत है, ना वो किसी को इस काबिल समझते हैं। तो ये तो फैसला देखने पे वो जो 11 लोग जिनके बारे में मुझे क्लिप दिखाया है जिसमें वो लड़के सवाल पूछ रहे हैं, जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं जवाब दूंगा, नहीं जवाब दूंगा। बिल्कुल नहीं दूंगा। पलविशा खान और अजमा बुखारी दोनों आपको के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।